डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आगे पढ़ते जाओगे और पीछे जो भी पढ़ रखा है वो आप भूलते जाओगे। तो रिवीजन करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस के आगे के टॉपिक को कवर करूंगी। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनकी नीड को, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है रिलेटेड टू फूड, तो हमें फूड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना होगा। तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तभी हम फूड के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो तीन मेथड है जिनको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला वे है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि हम उसकी वैरायटी को इंप्रूव करेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम बात करेंगे कि कैसा सीड हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है। और अगर हमें क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो हमें ऐसे सीड का यूज करना होगा जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका यील्ड अच्छा हो, जो रेजिस्टेंस हो डिजीज से, पेस्ट से, इंसेक्ट से। तभी हम क्रॉप की वैरायटी को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दूसरा क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब वैरायटी हमने सेलेक्ट कर ली, अब प्रोडक्शन के टाइम पे जो मैनेजमेंट करना है उसका हमें ध्यान रखना है। उसमें क्या ध्यान रखना है कि हम न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वाटर रिक्वायरमेंट जो उनका है वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। इसमें हम ये देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे हमें करना है, उसको डिजीज से कैसे बचाना है, उसको पेस्ट से कैसे बचाना है, हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर कैसे करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहला हमारे स्टेप जो है, अगर हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमें सिलेक्शन, वैरायटी का सिलेक्शन करना होगा कि अच्छी वैरायटी की हम सीड का इस्तेमाल करें क्रॉप को ग्रो कराने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हायर यील्ड वाली सीड को सेलेक्ट करना होगा, और ऐसे सीड जिसका क्वालिटी भी अच्छा हो, वो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस हो। बायोटिक बायोटिक टर्म इज रिलेटेड टू लिविंग, ओके, और एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, यानी ऐसा सीड हो जो लिविंग यानी जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, उनसे भी क्या हो, रेजिस्टेंस हो। और एबायोटिक मतलब वो ऐसा सीड की क्वालिटी हो कि वो हाई टेम्परेचर अगर हो रहा है तो हाई टेम्परेचर को, या ड्रॉट कंडीशन है तो उसको भी वो क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर फॉर स्पेसिफिक क्रॉप लाइक dwarfness, intensive branching, more tillering and increased fertilizer responsiveness। यानी ऐसा सीड हमें सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें डॉर्फनेस ना हो, ब्रांचिंग पैटर्न उसका इंटेंसिव हो, और उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो। अगर हम फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं तो उससे वो अच्छा रिस्पॉन्स दे। सीड हमें वो सेलेक्ट करनी चाहिए जो जिसका वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेबिलिटी हो, यानी वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या कर सके, ग्रो कर सके और टॉलरेट कर सके, सरवाइव कर सके।
ऐसे सीड को सिलेक्ट करना है जिसका मैच्योरिंग टाइम कम हो, यानी वो राइप जल्दी हो जाए। और लास्टली हमें ऐसे सीड का सिलेक्शन करना है जिसका बेटर रिस्पॉन्स हो टू फर्टिलाइजर। तो ये सारी क्वालिटीज हैं सीड की जो हम यूज करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? उसके लिए हमें प्लांट ब्रीडिंग करना होगा। क्या करना होगा? प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग कैसे होगा? अब प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमें या फिर सिलेक्शन करना होगा, और हम दूसरा मेथड हाइब्रिडाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें ये जानना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉसिंग कराते हैं, दो प्लांट को क्रॉस कराते हैं, और दोनों प्लांट जो होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, या फिर ऐसे होंगे प्लांट जिनमें जैसे एक प्लांट में कुछ ऐसा कैरेक्टर है, जैसे कि एक प्लांट सपोज कि वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो एक प्लांट हमने ऐसा लिया, और दूसरा प्लांट हमने ऐसा लिया जो कि हाई हाई यील्डिंग था। दोनों को हमने क्रॉस कराया, तो अब हमें जो सीड मिला उनके क्रॉस होने के बाद, जो सीड का प्रोडक्शन हुआ, अब उस सीड में एक क्वालिटी होगी कि उसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, यानी वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा, और यील्डिंग जो यील्ड है उसकी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या करते हैं, जो गुड कैरेक्टर्स हैं, दो प्लांट के जो गुड कैरेक्टर हैं उनको हम कंबाइन करके एक एक सीड में उनकी प्रॉपर्टीज को ले आते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो है वो प्लांट का क्या होगा, जो विगर है वो बढ़ेगा, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन में भी टाइप है। इट में बी इंटरवेराइटल, यानी अगर हम दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो उसको हम इंटरवेराइटल कहेंगे। इफ द क्रॉस इज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, डिफरेंट स्पीशीज सेम जीनस के डिफरेंट स्पीशीज में क्रॉस होगा तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। और अगर क्रॉस दो जनरा के बीच में हो रहा है तो उसको हम इंटरजेनरिक कहेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हाइब्रिडाइजेशन का, ये कैसे फुलफिल होगा? इसको करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी हम मॉडिफिकेशन करेंगे जीन लेवल तक। जीन लेवल पे जाकर जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें ऐसे सीड मिलेंगे जिनकी क्वालिटी क्या होगी, जो पहले की सीड थी उससे क्या होगी? इम्प्रूव होगी। तो ऐसे क्रॉप जिनको हम डिजायरेबल कैरेक्टर के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन, ऐसे क्रॉप को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ऐसे क्रॉप को हम क्या करेंगे, कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाई हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर जेनेटिकली इन वन और मोर कैरेक्टर, and the plant and the crop that we obtain by introducing the gene of desired character. Such crops or plant are called genetically modified crops or plants. Okay. अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमें? नेक्स्ट हमें क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना होगा, और इसमें हम क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, इरिगेशन
का ध्यान रखेंगे और क्रॉपिंग पैटर्न को भी ध्यान में रखकर हम मैनेजमेंट करेंगे। अब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होती है प्लांट को, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि स्मॉल अमाउंट में ही प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओके। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब न्यूट्रिएंट जो है वो कम अमाउंट में चाहिए प्लांट को। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते कहाँ से हैं? तो कार्बन, एयर से क्या मिल जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। वाटर से हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और जो बचे हुए मिनरल रिक्वायरमेंट है वो हमें प्लांट को कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट को जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और इनको हम कलेक्टिवली एनपीके कहते हैं। एनपीके। एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम। ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे आपने सुना होगा, ये बोला जाता है कि हमें अपने खेतों में फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम डिफरेंस जान लेंगे कि क्या डिफरेंस है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्यों फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर कैसे बनता है? मैन्योर जो डिकेड वेस्ट है प्लांट का, एनिमल का, वो जब माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। यानी डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स आर कॉल्ड मैन्योर। और अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये क्या है? ये सॉल्ट्स है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है डिफरेंस कि मैन्योर जो है वो नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, कोई बहुत कम पाया जा रहा है। इसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो ये जो जनरल डिफिशियंसी है न्यूट्रिएंट की सॉइल में, उसको ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिएंट है वो हायर अमाउंट में पाया जाता है, और हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो उसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। ओके। तो ये जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। मैन्योर सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है, लेकिन फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को। मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो क्रॉप उनको स्लोली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी प्लांट्स के द्वारा क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो
मैन्योर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम में होता है, बल्कि होता है, तो उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना थोड़ा सा क्या होता है, इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन फायदा ज्यादा करेगा आपके सॉइल को। अगर उसके मैन्योर के कंपैरिजन में हम फर्टिलाइजर की बात करें तो ये आपका पैक मिलता है सैक में, तो इसको आप इजिली स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और सॉइल क्रॉप में अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक फायदा है, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर यूज करोगे और अगर आपने एक जो स्पेसिफिक अमाउंट है उससे ज्यादा अगर आपने यूज कर लिया, तो ये आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसकी जगह पे अगर आप मैन्योर यूज करते हो, तो अगर इसका अमाउंट ज्यादा भी हो गया, तो भी ये आपके प्लांट को, आपके क्रॉप को क्या होगा, नुकसान नहीं करेगा, ज्यादा लॉस नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप कह सकते हो। इसमें ह्यूमस नहीं होता है, और अगर आप लंबे समय तक फर्टिलाइजर का यूज करो, तो ये आपकी सॉइल के टेक्सचर को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा। फिर टाइप ऑफ मैन्योर की बात हम करें तो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो हमें फार्म से, एनिमल फार्म से या फिर प्लांट फार्म से हमें मिल जाएगा। कंपोस्ट मैन्योर, टाइप ऑफ मैन्योर में कंपोस्ट मैन्योर भी होता है और ग्रीन मैन्योर भी होता है। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है, ये कंपोस्ट एक पिट डिग आउट किया जाता है, उसमें जो आपके किचन का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो, जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, ओके, और जो ये सारी चीजों को आप क्या करते हो, लेयर बाय लेयर जो है वो आप उस पिट में रखते हो। फिर ऊपर से एक सॉइल की लेयर करते हो, फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट रखते हो, फिर सॉइल की लेयर करते हो, और फिर ऐसा करने के बाद, कई लेयर बनाने के बाद, आप उसके ऊपर से थोड़ा सा क्या करते हो, पानी पानी डाल देते हो। और कुछ टाइम बाद जब आप उसको देखोगे, तो आप देखोगे कि वो जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, जो पील था वेजिटेबल एंड फ्रूट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको आप अपने किचन, जो आपका घर का गार्डन है, उसमें आप यूज कर सकते हो, आप खेत में भी यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, उससे आपकी जो जो क्रॉप, जो आपका प्लांट है, उसकी जो वेराइटी ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को अच्छे मिलेंगे। ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम ग्रो कराते हैं, और वो क्रॉप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच कर देते हैं। तो इनको ग्रो कराने के बाद क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है। फ्लो करने के बाद वो सॉइल से मिक्स हो जाते हैं और क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सनहन। एडवांटेज क्या है मैन्योर का, ये सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच करता है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करता है, और सॉइल की टेक्सचर को इंक्रीज करता है, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जो सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, उनको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म में हम अर्थवॉर्म की भी बात करते हैं। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये सॉइल को क्या करता है, जब उसमें मूव करते हैं ना, तो सॉइल को ये पोरस करता है। और जो इसको अब मैन्योर जब ऐड किया गया, तो इसको फूड मिल गया। फूड खाने के बाद ये क्या करेगा, अपने जो इसका एक्सक्रीटरी मैटर है उसको वहीं पर डिस्चार्ज करेगा, और वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लिमिटेशन ऑफ मैन्योर की अगर हम बात करें, तो ये यही एक लिमिटेशन है कि ये बहुत ही वॉल्यूमिनस होते हैं, बल्कि होते हैं, तो इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। और इसका जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही स्लोली रिलीज होता है, तो ये इसको अगर आप डाल रहे हो ना, तो इसको वर्क करने में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है।
लेकिन आपके प्लांट को ये हार्म नहीं करेगा। और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, इसमें सारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में ही रिच हो, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर, यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं, बायो। बायो इज रिलेटेड टू लिविंग, यानी यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लिविंग लिविंग चीजों का यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या करते हैं, अजोला, ये सब क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाई फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दे आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन की, क्रॉपिंग पैटर्न की, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की, कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।